तो कैसे हो बच्चा बाट। आज की वीडियो में हम करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई की रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई में। थ्योरी ऑफ सप्लाई समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं कहूँ स्टॉक क्या मतलब होता है। स्टॉक का मतलब होता है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास जितना माल माल यानी स्टॉक, ठीक है, जितना गुड्स मेरे पास आज के दिन पे पड़ा होगा यानी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास पड़ा होगा, उसको मैं बोलूंगा स्टॉक। बट सपोज कर लो मेरे पास पड़ा है 100 यूनिट्स ऑफ से गुड पड़ा है। मान लो ओनियन पड़ा है, ठीक है, 100 यूनिट्स ऑफ अनियन पड़े हैं यानी 100 kg ऑफ अनियन पड़े हैं। बट उसमें से मैं सिर्फ मार्केट में 20 kg ही सेल करना चाहता हूँ करंट प्राइस पर, उसको मैं बोलूंगा सप्लाई। यानी कि स्टॉक कह सकते हैं जितना गुड्स मेरे पास आज पड़ा है उसको हम स्टॉक कहेंगे। यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ डे मान लो, या एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास जितना भी गुड्स पड़ा होगा उसको मैं बोलूंगा स्टॉक। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं को जितना गुड्स बेचना चाहूंगा उसको मैं बोलूंगा सप्लाई। हो सकता है ना कि मैं कुछ गुड्स बाद में बेचना चाहूँ ताकि मेरे को ज़्यादा प्राइस मिले। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर, ठीक है, तो वो अपनी अभी सेल नहीं करना चाहता, वो कहता है कि नहीं आगे जाके रेट बढ़ जाएगा, तो मैं अभी नहीं सप्लाई करना चाहता, मैं बाद में करूंगा। ऐसे ही कुछ हमारा सब्जी मंडी में भी होता है कि अगर मान लो मार्केट में वो जो शॉर्टेज क्रिएट जाती है, वो कैसे क्रिएट करी जाती है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज बोलते हैं उसको। कैसे क्रिएट करा जाता है, वो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मान लो मेरे पास माल पड़ा है, मैं उसको दबा दूं अंदर, मैं कहूँ मेरे पास नहीं पड़ा है, तो मैं कह दूं मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। जब मार्केट में शॉर्ट क्रिएट होगी प्राइजेस इंक्रीज होने लगेंगे। तो ये एक तरीका होता है, हमें नहीं फॉलो करना, हमें बस समझना था कि सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक कह सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रोड्यूसर के पास क्वांटिटी अवेलेबल है गुड की, उसको बोलेंगे स्टॉक। सप्लाई वो पार्ट ऑफ स्टॉक, वो स्टॉक का हिस्सा जो मैं बेचना चाहता हूँ एट करंट प्राइस, यानी कि विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट द गिवन प्राइस। ठीक है, तो भाई साहब देखो, मेरे पास 100 kg ऑफ कॉटन था, जैसे कि मैं एग्जांपल में बता रहे थे अनियन, मान लो इधर 100 kg ऑफ कॉटन था, इसको मैं बोलूंगा स्टॉक। बट इसमें से करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये पे मैं जितने गुड्स बेचना चाहूंगा उसको मैं बोलूंगा सप्लाई। यानी कि मैं 60 kg सिर्फ बेचना चाहता हूँ तो मैं इसको बोलूंगा 60 kg को सप्लाई। ठीक है जी। आगे कुछ डिफरेंस था स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में। तो मैंने कहा कि पहली तो मीनिंग ये होता है डिफरेंस हमारा। दूसरा होता है कि इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। ये तुम्हारे 12th के अंदर ना एक कंसेप्ट आएगा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, तब तुम बेटर डिटेल में समझोगे। बट फिलहाल के लिए तुम स्टॉक और फ्लो में ये डिफरेंस समझ लो कि स्टॉक मतलब अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को मेजर कर रहा हूँ तो उसको मैं स्टॉक कंसेप्ट बोलता हूँ। बट अगर मैं किसी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक महीने में, या फिर एक दिन में, या फिर एक हफ्ते में, या 15 डेज में, फोर्टनाइटली जिसको बोलते हैं, या फिर एक ईयर में, अगर मैं कंपैरिजन विद पीरियड ऑफ टाइम कर रहा हूँ, यानी कि एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको फ्लो कंसेप्ट बोलता हूँ। अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँ उसको मैं स्टॉक कंसेप्ट बोलता हूँ। जैसे कि हमारा अकाउंट्स के अंदर होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फॉर द ईयर होता है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। बैलेंस शीट एज एट होती है, यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, यानी कि उस दिन की बैलेंस शीट, तो मैं कह सकता हूँ इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्लोजिंग की बैलेंस शीट होती है, तो हम कह सकते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट है। यानी कि बैलेंस शीट स्टॉक है और प्रॉफिट एंड लॉस फ्लो है। वैसे ही कुछ कुछ स्टॉक और सप्लाई का होता है, सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है और स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। बिल्कुल स्टॉक प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है, और सप्लाई प्राइस से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज के प्राइस पे जो मैं बेचना चाहता हूँ उसी को मैं क्या बोलूंगा, सप्लाई। ठीक है। अच्छा, ये मैंने स्टॉक की डेफिनेशन लिखी है और फ्लो की लिखी है, उसमें एग्जाम्पल्स भी आप रीड कर सकते हो एग्जाम्पल स्टॉक करके। ठीक है, अगला चलते हैं सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सप्लाई का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि गिवन प्राइस पे मैं कितना बेचना चाहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ देयर माइट बी 5-10 प्राइजेस, 5 या 10 प्राइजेस होंगे जिसमें मैं सप्लाई करूंगा, तो मैं हर प्राइस पे कितना सप्लाई करना चाहता हूँ उसको मैं बोलूंगा सप्लाई। बट अगर मैं सिर्फ एक प्राइस की बात करूं, मान लो पर्टिकुलर प्राइस ले लिया मैंने 60, तो मैं पूछ रहा हूँ इस 60 में मैं कितनी सप्लाई करना चाहता हूँ, उसको मैं बोलूंगा क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मेरे पास रेंज ऑफ प्राइस है 50 to 100, इन 50, 60, 70 इन रेट्स पे मैं कितना सप्लाई करना चाहता हूँ उसको मैं बोलूंगा सप्लाई, कितना बेचना चाहता हूँ। क्वांटिटी सप्लाई, अगर मैं स्पेसिफिकली 70 रेट की बात कर लूँ तो उसके ऊपर कितना बेचना चाहूंगा उसको मैं बोलूंगा क्वांटिटी सप्लाई। रिवीजन में रिवीजन हो रही है। कहता है इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि एक प्राइस पर मैं कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ उसको मैं बोलूंगा क्वांटिटी सप्लाइड। डेफिनेशन पर्पस के लिए याद रख लेना, ऐसे ज्यादा कुछ आता नहीं है पेपर में।
ओके, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? मैं कह दूं जो सप्लाई का हमने ऊपर पढ़ा कि सर सप्लाई क्या होता है, डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट कमोडिटी जो मैं बेच रहा हूं उसी का अगर मैं टेबलर प्रेजेंटेशन दे दूं उसको मैं बोलूंगा सप्लाई शेड्यूल। यानी कि सर आप कह रहे हो कि सर प्राइजेस के अगेंस्ट अगर मैं क्वांटिटीज लिख दूं कि मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता हूं तो वो हमारा शेड्यूल बन जाएगा, बिल्कुल सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। यानी कि इट इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, वही डेफिनेशन, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, यानी कि एक टेबल में उसको हम दिखा के बता रहे हैं। तो सिंपल सप्लाई शेड्यूल बन गया। अब सप्लाई शेड्यूल एक इंडिविजुअल होता है, एक मार्केट होता है। अगर मैं कहूं हम लोग मिलकर एक सप्लाई शेड्यूल बना रहे हैं तो उसको मार्केट बोलेंगे। अगर मेरा सिर्फ सिंपल मेरा ही सप्लाई देखना चाहेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई का होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं और तुम सारे हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं तो तुम्हारी दुकान में से थोड़ी दूर है, अगर मैं सिर्फ मार्केट में मैं ही हार्डवेयर का सामान बेच रहा हूँ तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, बट या फिर सप्लाई शेड्यूल, जो मेरा शेड्यूल होगा उसको सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। तो अगर मैं कहूं कलेक्टिवली मेरा तुम्हारा और भी किसी फ्रेंड का तुम्हारे जो हार्डवेयर के बिजनेस में है उन सबका मिला के बोलेंगे तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि तुम अकेले में क्या हो इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, अगर सबका कलेक्टिवली ले लो तो मार्केट। और सिंपल में कहूं मार्केट इज द सबमिशन, क्या बोला, सबमिशन, यानी एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स, मार्केट नहीं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स। ओके, इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए इंडिविजुअल और इट रेफर्स टू मार्केट जो होता है इट रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल ऑफ फर्म्स, ऑल द फर्म्स एंड प्रोड्यूसर इन द मार्केट। तो मैं कह सकता हूँ इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन। सर हॉरिजॉन्टल क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल पेपर के अंदर पूछा जाता है, इट इज व्हाट सबमिशन, इट इज हॉरिजॉन्टल। कैसे? अगर मैं कहूँ 5 प्राइस पर मैं 0 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, कोई बेचना चाहेगा 10, कोई बेचना चाहेगा 20, तो मैं इन सब का टोटल करूंगा, 5 का नहीं करूंगा ऑब्वियसली, 10 20 और 0 का करूंगा तो मेरा आएगा 30, इसको मैं बोलूंगा मार्केट। यानी कि मैंने सबमिशन कैसा किया? हॉरिजॉन्टल। पता ना हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल होता है ऐसे सीधा, हाँ हॉरिजॉन्टल, मैंने इनको हॉरिजॉन्टली टोटल किया, उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल सबमिशन। तो ऐसे मैं कहूंगा 10 प्राइस पर जो ए बंदा था वो 20 बेचना चाह रहा है, बी जो है 30 बेचना चाह रहा है, सी 50, तो इन सबका ऐड कर दो तो 100 आ जाता है। दिस इज मार्केट। यानी कि ए का ये इंडिविजुअल है, बी का ये इंडिविजुअल है, सी का ये इंडिविजुअल है, तो एक कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं? मार्केट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, मैं रोक देता हूँ, तुम वीडियो को रोक कर अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लेना चाहिए वैसे। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, हाइड करके कर लेना आंसर। डन। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अब क्या होता है? कहता है अगर आप इंडिविजुअल शेड्यूल को प्लॉट कर दो ग्राफ के अंदर तो वो क्या बनाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सिंपल सी चीज, ठीक है। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब सर सप्लाई कर्व होता कैसे है? आपने डिमांड पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, तो डिमांड कर्व कैसा होता था सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या होता था सर? जब प्राइस बढ़ता था ना, कस्टमर कहता था मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं डिमांड करूंगा, यानी कि प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। बट सप्लाई में उल्टा होता है, क्योंकि यू आर द सेलर। अब उसके पॉइंट से सोचो, जब तुम माल बेचोगे भाई जितना प्राइस बढ़ेगा उतना माल तुम ज्यादा बेचोगे, तो यानी कि सिंपल सी चीज, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। देखो ना यार, प्रॉफिट कमाना है ना, तो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट, तो मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा बेचूंगा। सिंपल सी चीज, सिंपल लॉजिक। तो आप अगर प्लॉट करना चाहो, यहाँ पे मैं इस प्राइस पर इतना सप्लाई कर रहा हूं तो प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूं इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सिंपल सी चीज, राइट। यहाँ पे P1 ले लो, यहाँ P2 ले लो। जब P1 से P2 जाएगा यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी 1 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कह दूं मैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का सबमिशन कर दो हॉरिजॉन्टल तो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कुछ नहीं है, ए बी और सी फर्म का अगर मैं टोटल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट। ठीक है, आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज फ्लैटर और स्टीपर, तो उसको कहेंगे फ्लैटर। रीजन क्या होता है? फ्लैटर का मतलब क्या होता है? मैं कह दूं समथिंग विच इज क्लोजर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल सेंस में फ्लैटर का मतलब जो लेटा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पास पास दिख रहा है ना, उसको हम फ्लैटर बोलेंगे। स्टीपर का मतलब क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन के आसपास होता है ना, उसको बोलते हैं स्टीपर। यानी कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर कोई आसपास दिख गया है आपको तो उसको क्या बोलोगे? इस कर्व को क्या बोलोगे? फ्लैटर, क्योंकि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और अगर कोई वर्टिकल लाइन के पास दिख जाता है तो उसको क्या बोलोगे? स्टीपर। ठीक है ना। तो ये जो सप्लाई कर्व होता है ना मार्केट का सप्लाई कर्व, उसको बोलते हैं इट इज फ्लैटर।
ठीक है, इट इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़ा सा दूर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के, और जो मार्केट होता है वो थोड़ा क्लोजर होता है, तो हम इसको कहते हैं इट इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। याद रखना, अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से रिपीट कर लो। डन। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एज आई सेड, हमेशा वाई एक्सिस को पहले लिखो, एक्स एक्सिस को बाद में लिखो, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन एस नहीं सॉरी क्वांटिटी, सॉरी सप्लाई नहीं क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, राइट। क्या इधर माइनस का साइन आएगा? सर कैसे आएगा? दे आर नॉट नेगेटिवली रिलेटेड, यानी कि सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली रिलेटेड, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, तो नेगेटिव रिलेशन तो है ही नहीं है सर, यहाँ पे तो प्लस साइन आएगा, बिल्कुल प्लस आएगा, ठीक है, डिमांड में ऐसा नहीं होता। चलो, कहता है द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, इट शोज दैट द रेट एट विच प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कह रहा है ये जो पी चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू है ना, ये बता रहा है किस रेट से हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली रेट यानी कि सर वो जो हम पढ़ते थे ना पीपीसी में, हमारा एमओसी और आईसी में सीखते थे हम एमआरएस, तो वो जो रेट होता ना, किस रेट से हमारा कर्व घूमता था, उसी रेट से हम डिमांड और सप्लाई भी चलती है, तो कह रहे हैं ये इट इज द रेट एट विद द सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। सप्लाई फंक्शन, मैं कहूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सप्लाई का फंक्शन। एक सेकेंड, हाँ, तो हम थे सप्लाई के फंक्शन पे या फिर सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, तुमने सेम डिमांड में भी पढ़े थे, कुछ थोड़े से अलग होंगे, सप्लाई के वो भी कर लेते हैं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सप्लाई कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, चलो मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था, बट ठीक है, अगर नहीं बताया तो कर दिया, माफ कर देना। आगे सप्लाई के फंक्शंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहले ये सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद ई आ गया एक्सपेक्टेशंस, फिर आ जाता है टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो डिमांड में होता था, टेक्नोलॉजी आएगा द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एन एफ आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रीज का अपना नंबर ऑफ फर्म्स, फिर आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जो ई एक्स था, फिर आएगा गोल ऑफ द फर्म जी, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएगा, ठीक है, जीपी, उसके बाद आएगा प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस क्या फर्क करता है मैं बताऊंगा तब, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स, क्या ये हम ऑलरेडी पढ़ नहीं चुके? सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बिल्कुल सर, तो कहेंगे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिरेगा। अच्छा, तो याद रखना जैसे हमारे डिमांड में होता था ना सर, कि अगर डिमांड में प्राइस बढ़ के अगर हमारा डिमांड गिरती थी, प्राइस इंक्रीजेज एंड द डिमांड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, तो हम कहते थे सर इट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या फिर प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ती थी, इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो मैंने उधर एक लाइन बताई थी कि अगर प्राइस के कारण कभी भी चेंज आ रहा है तो उसमें एक्सटेंशन या फिर कंट्रैक्शन आएगा, अगर प्राइस के अलावा किसी और कारण से, जैसे कि सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और भी चीजें थी जिसके अंदर हम किसी कारण से हमारा वो जो होता था ना डिमांड चेंज होती थी, जैसे कि हमारा फेवरेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस आता था, तो अगर उन कारण से किसी अदर दिन, मैं कहूंगा अदर दिन प्राइस के अलावा किसी कारण से अगर चेंज आता है तो हम कहते थे सर वहां पे ना इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता था, यानी कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता था। सिमिलर कंसेप्ट सप्लाई के अंदर होता है, सप्लाई में कहते हैं कि सर अगर प्राइस के कारण सप्लाई चेंज हो रहा है तो एक्सटेंशन या फिर कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा, बट अगर प्राइस के अलावा किसी और चीज से हमारी सप्लाई चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, एज द केस में भी। तो जी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा? सर कर्व तो वही रहेगा बट मूवमेंट आ जाएगी, अगर एक्सटेंशन होगा तो सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा, यानी कि सर अपवर्ड मूवमेंट आएगी, या कह लेते हैं राइटवर्ड मूवमेंट आएगी, जो भी कह दो सर, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। और अगर प्राइस फॉल कर गया और सप्लाई फॉल कर गई तो मैं कहूंगा डाउनवर्ड मूविंग या फिर कंट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई। उसके बाद था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड। अब इस केस में कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड जो है वो डिपेंड करता है हमारे रिलेटेड गुड के प्राइस पे, मान लो एक टी है और कॉफी है, जो कॉफी था ना, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो सेलर जो होंगे वो टी बेचना चाहेंगे या कॉफी बेचना चाहेंगे? सर टी बेचना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि टी में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं सर, कॉफी का प्राइस बढ़ गया है, एज अ सेलर तुम वो प्रोडक्ट बेचना चाहोगे जिसमें तुम्हारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जिसका प्राइस ज्यादा होगा उस पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो तुम बेचना चाहोगे कॉफी। तुम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचो ना कि सर हम तो डिमांड टी करेंगे, अरे टी को तेल में जाओ,
तुम्हारा प्राइस किसका बढ़ा है? कॉफी का बढ़ा है ना, तो तुम बेचना क्या चाहोगे? कॉफी बेचना चाहेंगे। सर प्राइस बढ़ा है, हाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो हम कॉफी बेचना चाहेंगे। जब मैं कॉफी बेचना चाहूंगा तो मैं कह दूं कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं अगर हमारे अच्छा कॉफी की प्राइस कॉफी की सप्लाई बढ़ गई तो जो टी है, हमारा गुड तो टी था, तो टी का हम कह सकते हैं कि सप्लाई गिर जाएगा, बिल्कुल टी की सप्लाई गिर जाएगी। यानी कॉफी का रेट बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड पे, टी की सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है? टी की सप्लाई कम हो रही है। तो कह सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जैसे कि फर्म सेलिंग द टी, टी हमारा गिवन गुड था, यानी कि जो मैं बेचना चाह रहा था। कहता है इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, तो फर्म क्या कहेगी कि जी कॉफी बेचो। फर्म विल बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ कॉफी एंड लेस ऑफ टी। जब टी लेस करेगा, कम इसी प्राइस के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ प्राइस रिमेन सेम बट हमारी सप्लाई कम होगी, तो शिफ्ट आ जाएगा। The more of coffee and the less of tea existing, this is because the selling of coffee he can generate more profit। मैं कह सकता हूँ कॉफी में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो सप्लाई में कॉफी की इंक्रीज कर दूंगा बट टी की कम कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या टी का प्राइस चेंज हुआ? सर नहीं, प्राइस तो कॉफी का चेंज हुआ था। यानी कि सर सप्लाई तो हमारी ऐसे ही गिर गई, बेवजह ही गिर गई, तो इसको कहेंगे सर लेवर्ड शिफ्ट आ गया हमारी सप्लाई में। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है कॉफी का, डिमांड गिरती है हमारी टी की, तो इसको कहेंगे इनवर्स रिलेशन, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो गया। ओके, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं कह सकता हूं अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो मैं कह सकता हूं सेम प्राइस के ऊपर मैं ज्यादा गुड्स बेचना चाहूंगा। अरे सर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं सेम प्राइस पे ज्यादा भी बेचना चाहूंगा। मैं कहूंगा यार प्रॉफिट तो बढ़ गया ना, अगर मैं माल इसी प्राइस पर बेचता हूं तो मेरी डिमांड तो आएगी और मैं ज्यादा सामान बेच पाऊंगा। जब मैं ज्यादा बेच पाऊंगा मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कहता है अगर टेक्नोलॉजी से हमारी कॉस्ट की रिडक्शन होती है, टेक्निक से रिडक्शन इन कॉस्ट होती है, तो मैं कहता हूं कि प्रॉफिट इंक्रीजेज एज एग्जिस्टिंग प्राइस, यानी कि प्राइस चेंज नहीं हुआ बट मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं और क्वांटिटी इसी प्राइस पर क्या विलिंगली बेच लूंगा, यानी कि मेरी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी बट प्राइस रिमेन सेम। तो सर इसको कहेंगे हम राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई को। डन। अगला, नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। भाई साहब अगर मैं कल्ला मार्केट में माल बेच रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि सर ना बहुत प्रॉफिट छाप रहे हैं यार, बहुत नोट छाप रहे हैं, तुम भी छापो। तुमने कहा कि सर हम भी आ रहे हैं आपके धंधे में, कॉम्पिटिटर बन गए, तुमने भी दुकान खोल ली। अब तुम्हारे जैसे जैसे 4 बच्चे और आ गए, कहते कि सर हम आएंगे आपके धंधे में, उन्होंने ना और दुकानें खोल ली। जब मार्केट के अंदर और दुकानें खुलेंगी यानी कि आपके कॉम्पिटिटर आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी उस कॉमोडिटी की, क्योंकि मार्केट में वो आपका ही तो कॉम्पिटिटिव गुड बेचेंगे, बिल्कुल सप्लाई इंक्रीज होगी। यानी कि सर आपका प्राइस सेम रहा बट मार्केट के और कॉम्पिटिटर आने से आपकी गुड की सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, बिल्कुल। तो कह सकते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म मींस इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी। और वाइस वर्सा, जब मेरे कॉम्पिटिटर छोड़ के जाएंगे कि कहेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे थे, आपका तो प्रॉफिट है ही नहीं वहां पे, मार्केट में मंदा पड़ा हुआ है, तो आप दुकान बंद कर दोगे। जब आप दुकान बंद करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। चलो आगे आगे आगे, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। भाई साहब अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो एज अ सेलर क्या मैं आज बेचना चाहूंगा वो गुड? मैं कहूंगा सर क्यों बेचना, सर फ्यूचर में बेचते हैं ना, प्राइस ज्यादा मिलेगा, आज क्यों बेचना, आज रोक के रखते हैं उसको। बिल्कुल ऐसा ही थॉट तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस वही रहा। प्राइस तो फ्यूचर में बढ़ेगा, आज प्राइस वही का वही है, तो मैं कहता हूँ सप्लाई आज कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस वही का वही है। अगर प्राइस बढ़ जाता तो मैं सप्लाई बढ़ा देता, बट प्राइस नहीं बढ़ा, तो मैं कह सकता हूँ इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज इन नियर फ्यूचर, द करंट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल रिड्यूस। और वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, सर अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो आज मैं उस चीज की सप्लाई बढ़ा दूंगा ताकि मेरा माल निकल जाए, नहीं तो बिकेगा नहीं। इसको कहेंगे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर बैकवर्ड शिफ्ट। ओके, गोल ऑफ द फर्म। देखो गोल ऑफ द फर्म में ना 2 केसेस हैं कि तुम्हारी फर्म चाहती क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फर्म चाहती है कि जितना मेरे पास स्टॉक पड़ा है कि सारा सारा बेच दूं, यानी कि मेरा गोल है कि सर आपको ना ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है, गोल इज सेल करनी है। दूसरा गोल होता है कि सर मुझे ना कम सेल भी चलेगी बट प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है 2 तरीके के गोल होते हैं। इफ द गोल इज टू मैक्सिमाइज द सेल, तो मैक्सिमाइज सेल कैसे करूंगा सर? एक प्राइस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, मेरे पास जितना गुड आएगा मैं सारा सारा बेच दूंगा, यानी कि मोर ऑफ गुड्स विल बी सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। और अगर मेरा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो मैं आज के प्राइस पे कम से कम माल बेचूंगा और ज्यादा प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा। यानी कि इफ द गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो मैं लेस गुड सेल करूंगा एट
एग्जिस्टिंग प्राइस। तो दोनों केस में अलग अलग ग्राफ बनेगा। जब मैं सप्लाई कर्व में मेरा गोल है कि सर सेल मैक्सिमाइज करना, तो मैं एग्जिस्टिंग प्राइस पे सेल बढ़ा दूंगा, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट। बट अगर मैं कहूंगा कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं कम का कम माल बेचूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं ज़्यादा बेचूंगा, तो आज मैं सप्लाई कम कर दूंगा। तो सर गोल ऑफ द फर्म कितना आसान था। गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज ना मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, क्यों पेपर के अंदर बहुत बार इसी जगह से क्वेश्चन आता है, बच्चे घूम जाते हैं, नहीं घूमना है, ध्यान से समझो। गवर्नमेंट पॉलिसीज में दो ही तरीके के केस हैं कि सर एक है टैक्सेशन, एक है सब्सिडी। सर टैक्सेशन क्या होता है, सर ऐसा समझो कि अगर गुड्स पे टैक्स लगेगा ना, तो जो हमारा प्रॉफिट है ना एज ए सप्लायर, प्राइस नहीं चेंज होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो कम हो जाएगा। सर ये कैसा लॉजिक है, जब जीएसटी लगता तो गुड्स तो महंगा होता है। अरे ये जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल टैक्सेस की बात कर रहा है जो कि सप्लायर पे करता है ऑन सेल्स। वो तुम्हें नहीं समझना है कि ये जीएसटी है, नहीं है, जीएसटी नहीं है, प्राइस नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस रिमेन सेम। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मेरा प्राइस सेम है और मेरे पे टैक्सेस लगाए जाते हैं तो मैं अपनी जेब से भरूंगा, यानी कि मैं कह दूं मेरा प्रॉफिट कम होगा, मैं प्राइस तो इंक्रीज कर नहीं सकता। तो सिंपल सेंस में मेरा जब प्रॉफिट कम होगा तो क्या है, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। अरे सर क्यों बढ़ाएंगे, हम तो कम करेंगे। यानी कि सर अगर गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्सेस द सप्लाई विल फॉल। तो कह सकते हैं इंक्रीज इन टैक्सेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द सप्लाई, यानी कि सप्लाई लेववर्ड शिफ्ट करेगा। तो सर सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट गिव्स यू बेनिफिट, यानी कि जहां वो टैक्स लगा रहा था वो उसकी जगह क्या करेगा, सब्सिडी देगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी में एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए और वो काफ़ी महंगा है, तो गवर्नमेंट कहती है यार इसको ना सस्ते में करो, यार एक मेडिसिन है उसको सस्ते में करो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितना पैसा तुम कस्टमर से ले रहे हो ना, उसमें हम कुछ पैसा तुम्हें सब्सिडी के तौर पे देंगे, तुम इस माल को बेचो चाहे लॉस पर बेचो। मान लो वो गुड बनता था 10 रुपए का, गवर्नमेंट ने कहा इसको तुम 8 पे बेचो, हम 2 रुपए तुम्हें देंगे, तो सब्सिडी हो गया ना। 8 रुपए पे मैं कभी बेचना चाहूंगा, मैं कहूंगा नहीं सर सप्लाई तो बहुत कम कर देंगे, हम 8 रुपए पे लॉस पे क्यों बेचेंगे। बट गवर्नमेंट कहता है 2 रुपए मैं दूंगा तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो मैं कहूंगा चलो बेचो, इस पे बेचो। यानी कि व्हेन यू रिसीव द सब्सिडी यू इंक्रीज द सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, प्राइस रिमेन सेम, आप सप्लाई इंक्रीज कर देते क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है। तो इंक्रीज इन सब्सिडी लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। और वाइस वर्सा केस हो सकता है कि सर आपकी सब्सिडी जो थी ना गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, अब गवर्नमेंट कह रहा है आप सब्सिडी नहीं देंगे, तो भाई साहब आपका प्राइस सेम रहा, आपकी सब्सिडी कैंसिल होगी तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, जब प्रॉफिट कम हो गया तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा। सेम केस टैक्सेशन में, अगर तो आपका टैक्सेशन कम हो जाए तो मैं कह दूं आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्सेस कम लगेंगे, जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ सेम प्राइस पर हम ज्यादा सेल करेंगे। बिल्कुल सेल यानी सप्लाई करेंगे, बिल्कुल। आखिरी केस है, हाँ आखिरी केस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है, कहता है सर जब आप गुड्स बना रहे हो ना तो उसमें ना बड़े फैक्टर्स लग रहे हैं, जैसे कि लैंड, आपने पैसा लगाया उसको हम कैपिटल बोलेंगे, आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको लेबर वेजेस या सैलरी जो भी कहना चाहो वो एम्प्लॉय लगे होंगे उनको आप सैलरी दोगे, आप जो काम कर रहे हो आपको उसके लिए प्रॉफिट मिलेगा। तो 4 तरह के मैंने तुम्हें नाम बोले। क्या, लैंड, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। तो एक कॉस्ट मेरी क्या है कि अगर मैं जमीन लूंगा या बिल्डिंग लूंगा तो मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। मैंने एम्प्लॉय या लेबर रखी तो उसको मैं क्या दूंगा, सैलरी। अगर मैंने पैसा लगाया तो पैसे पे क्या पता इंटरेस्ट में लगेगा। जब जैसे होता है ना कि मैं अगर बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊं तो बैंक में रखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं बिजनेस से एक्सपेक्ट करूंगा कि बिजनेस उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट दे, तो कैपिटल पे आता है इंटरेस्ट। लास्ट चीज जो मैं मेहनत करूंगा, मेरा दिमाग लगेगा, मैंने जो सारा कुछ मैनेज किया इसके लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट। तो 4 चीजें होती हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। क्या क्या सर, रेंट, लेबर वेजेस, आपका इंटरेस्ट, और चौथी चीज है आपका प्रॉफिट। तो अगर ये 4 चीजों की कॉस्ट कम हो जाए, सर आपको लैंड रेंट पे सस्ते में मिल रही है, गवर्नमेंट कह रही है लो ये वाली लैंड और ये बहुत सस्ते में आपको मैं रेंट पे दूंगा, ठीक है, आपको पैसा बड़े सस्ते में मिल रहा है। इंटरेस्ट सर्वेंशन बोलते हैं उसको, जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम लाती है जिसमें आपको जो लोन दिया जाता है उसका इंटरेस्ट माफ कर देते हैं, तो इंटरेस्ट सर्वेंशन मिल गया सर आपको। और क्या मिल सकता है सर, हमें वेजेस और सैलरीज में कह सकते हैं कि सर आप ना एम्प्लॉय कम कर दो, आप उसकी जगह मशीन लगा लो और मशीन आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। तो काइंड ऑफ कैपिटल दे दिया गवर्नमेंट ने, उससे आपका वेजेस भी कम हो गया, उससे आपका मशीनरी पे इंटरेस्ट भी कम हो गया, या मशीनरी पे आपका कह सकते हैं जो कॉस्ट है ना वो जो आपकी है वो कम होगी। जैसे होता है ना एम्प्लॉय कॉस्ट आपको रेगुलरली पे करना और मशीन जो है वो रिपेयर मांगता ही नहीं है, सस्ती, आपको रिटर्न ज़्यादा दे रही है, तो उस केस में आपका वो जो फैक्टर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना वो कम हो रहा है।
अब मशीन को 2 मिनट अगर आप बाहर भी रखना चाहो, नहीं समझ आ रहा तो बाहर रख दो। आप ऐसा समझो कि सर अगर आपके जो रेंट है वो कम हो जाए, ठीक है, आपका जो वेजिस है, लेबर है, उसको वो साइड कर दे, उसको कम कर दे, काहे कि आप मशीन लगाओ, और मशीन पे जो कैपिटल लगेगा उस पर कहता है कि आपको लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब आपकी क्या कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट आपकी कम हो जाए तो मैं सकता हूँ आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसेस कम हो जाएंगे, यानी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा। बट अगर मान लो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम कई बार ना इनको रॉ मटेरियल भी कहते हैं, या जो इनपुट्स लगते हैं, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ऐसा समझो कि अगर मैंने रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ाए तो मैं कह सकता हूँ मेरा गुड महंगा बनेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, तो सप्लाई कम कर दूंगा। अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो सेलिंग प्राइस वहीं का वहीं रहा, प्रॉफिट बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ गया तो सप्लाई इंक्रीज हो गई। लास्ट पॉइंट को ऐसे समझ सकते हो आप कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारी रॉ मटेरियल, वेजिस, रेंट, ये सब। अगर ये सस्ता हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया। अगर ये महंगा हो जाए तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी, तो लेवल शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग ऐसी होती है जैसे डिमांड की होती थी, अदर फैक्ट्स रिमेनिंग सेम, या फिर कह लो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कहता है कि जो अदर फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स यानी जो ऊपर पड़े डिटर्मिनेंट्स, कहता है सारे कांस्टेंट कर दो एक्सेप्ट वन, क्या, प्राइस। कहता है अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, तो लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सेंस में कहता है कि अगर सारे फैक्टर सेम है, बस प्राइस जो है बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम करेगा। तो उसने सिंपल सेंस में बोल दिया देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, मैं जहां जाऊंगा वो भी वहां साथ साथ जाएगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी, प्राइस आगे जाएगा तो क्वांटिटी भी आगे जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। ठीक है, स्लोप तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी तुम्हें, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और शेड्यूल भी तुमने पढ़ लिया है। एजम्पशंस, सर एजम्पशंस वही है, जो फैक्टर्स है वो रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल सर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड प्राइस रिमेन सेम। ऐसे ही जो बाकी पॉइंट्स तो तुम लिख सकते हो, गवर्नमेंट टैक्सेशन रिमेन सेम, गवर्नमेंट सब्सिडी डज नॉट चेंज, ये सब लिख दो, यही तुम्हारी क्या एजम्पशन, यानी कि अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ